गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भाई? अभी तक हम लोग देख रहे थे, दो ट्रायंगल ले रहे थे और उनके अंदर हम लोग सिमिलैरिटीज़ ढूंढ रहे थे, कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है जिसमें इनइक्वालिटी प्रेजेंट है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, ट्रायंगल में ले दे कि दो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर साइड्स होती हैं और उसके अंदर एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज़ जो होंगी वो इन्हीं के बीच में होंगी, यानी साइड्स अनइक्वल हो सकती हैं, एंगल्स अनइक्वल हो सकते हैं। तो उससे हमें कुछ रिलेशंस मिलेंगे, वो हमें इस टॉपिक में सीखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल की जो फर्स्ट थ्योरम है वो कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें दो साइड्स अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ग्रेटर, मतलब थ्योरम तो कह रही है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम कह रही है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड जो है वो अनइक्वल हैं, तो उसमें जो ग्रेटर एंगल होगा, यानी उस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में होगा। आई बात समझ में? तो मान लो हमारे पास में ट्रायंगल ABC दे रखा है, ठीक है। हम ले लेते हैं कि ट्रायंगल ABC के अंदर AC AB से बड़ी है, दो साइड्स अनइक्वल हैं। इसका अनइक्वलिटी का मतलब क्या होगा? तो एक साइड बड़ी होगी, एक साइड छोटी होगी, है ना। तो हमने ले लिया कि AC जो है, ये साइड AC ये AB साइड से बड़ी है, ठीक है। हमें अब क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर AC AB से बड़ी है तो AC का अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी कि वन जो एंगल मैं दिखा रही हूँ ये एंगल बड़ा होगा, यानी हमें प्रूफ करना है ये चीज़, एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें एक लेट डी पॉइंट, यानी डी पॉइंट हमें लेट करना पड़ेगा किसके ऊपर? AC के ऊपर, एंड जॉइन करना पड़ेगा B एंड D, ठीक है। तो हमें AC के ऊपर एक D पॉइंट लेना पड़ेगा और हमें B से उसको ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से, सच दैट AB इज़ इक्वल्स टू AD, ठीक है। ये चीज़ हमने लेट करी है, ये चीज़ हमने लेट करी है कि जब हमने इसको इस तरह से जोड़ा, हमने D पॉइंट कुछ इस तरह से लिया कि AB और AD इक्वल हो जाए, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए, मैं ले लेती हूँ ट्रायंगल ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर अगर AB और AD इक्वल हैं तो यहाँ पे बनने वाला ये ABD एंगल और यहाँ पे बनने वाला ये ADB एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिंस AB इज इक्वल्स टू AD, है ना, देन एंगल ABD विल बी इक्वल्स टू एंगल ADB, हो जाएगा इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको दे दो 2, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, क्या बात पता है? कि अगर मैं इस ट्रायंगल BDC को देखूँ, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल BDC को, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की जो ये CD साइड है, कौन सी साइड? CD साइड, है ना, इसको हमने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड कर रखा है आगे। देखो ये ट्रायंगल है और इसमें से इस साइड को, CD साइड को हमने एक्सटेंड किया है A पॉइंट तक। तो हमारे लिए ये जो एंगल ADB है, ये वाला एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल की तरह काम करेगा। कौन से एंगल्स के लिए? इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए। करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल BDC जो एंगल ADB है वो बड़ा है एंगल 2 से। क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा? देखो, जो एंगल ADB है वो है सम ऑफ, क्या है एंगल ADB? एंगल ADB जो है वो है सम ऑफ एंगल DBC प्लस एंगल 2, ठीक है, यही है ना। तो मैं जानती हूँ कि एंगल ADB जो है वो 2 में कुछ एंगल ऐड करके हमें मिल रहा है। दैट मीन्स एंगल ADB जो है वो 2 से हमेशा बड़ा ही होगा। मान लो एंगल ADB 60 डिग्री है ना, और एंगल 2 जो ये वाला एंगल है, मान लो ये 40 डिग्री है, और ये एंगल DBC ये जो है ये मान लो 20 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ
तो ये इक्वालिटी का साइन, इक्वल होने का जो साइन है वो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। 60 इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो यही बात मैं कह रही हूँ कि जो एंगल ADB है, चूँकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा और दोनों इंटीरियर एंगल्स के इक्वल, सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये बात मुझे समझ में आ गई, तो चलो इसको तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। यानी इसके अंदर ये जो है ये इससे बड़ा होगा। अब मैं जानती हूँ कि यहाँ पे ABD जो है, जो मेरे पास में ABD है वो ADB के इक्वल ही है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 ठीक है, एंगल ABD विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 2, क्योंकि ADB ABD इक्वल ही है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ABD इज़ ग्रेटर देन 2, ये मान लो मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एंगल ABD में ऐड कर दूँ एंगल DBC, ठीक है, इसी इक्वेशन में बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं ABD में एंगल DBC और जोड़ दूँ तो ABD खुद पहले ही एंगल 2 से बड़ा था, अब ABD में मैंने और एक एंगल जोड़ दिया तो वो भी, उनका सम भी एंगल 2 से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स एंगल ABD ये वाला एंगल प्लस एंगल DBC ये वाला एंगल, ये भी जो है ये बड़े ही होंगे एंगल 2 से। ऑफ कोर्स ABD ही अगर 2 से बड़ा है तो ABD प्लस DBC तो 2 से और बड़ा होगा, ठीक है। और ये एंगल ABD प्लस एंगल DBC क्या है, एंगल 1 ही तो है, ये वाला एंगल ही तो है। कौन सा एंगल है ये, एंगल ABC है। ABD प्लस DBC विल बी ABC इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, और एंगल ABC को हमने क्या लिया है, एंगल 1 लिया है, हो गया एंगल 2 के इक्वल। यानी ये बात हमेशा याद रखनी। देखो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रूफ करके हमने इसलिए दिखा दिया कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे, कोई मनगढ़ंत बात हमारी किताब में नहीं दी हुई है, बाकायदा प्रूफ करके कही है। इस चीज़ को यूज़ करना हमें आना चाहिए कि जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर है, तो हमें वही दिमाग लगाना है कि सबसे बड़ी साइड यहाँ पर होगी। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी साइड जो है वो AC है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो 2 साइड्स मुझे दी हैं उनमें से बड़ी साइड AC है, ठीक है। AC ये साइड सबसे बड़ी है यहाँ पे, है ना। तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो इसके अपोजिट में प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा दूँ, ये मान लो मेरा ट्रायंगल है ABC, तो अगर AC सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ये ABC एंगल जो इसके अपोजिट में बन रहा है ये क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा, या फिर ग्रेटर एंगल कह सकते हैं, क्योंकि हमने 2 साइड्स का लिया है ना, 2 साइड्स में हम लोग ग्रेटर का काम में लेंगे। अगर ये हमारी सबसे बड़ी साइड है तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा, चलो ग्रेटेस्ट ही लिख लो। अगर ये सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। आई बात समझ में, ये चीज़ हमने इससे प्रूव करके दिखाई है। चलिए थ्योरम 2 समझ लेते हैं। तो चलिए थ्योरम 2 क्या कहती है। थ्योरम 2 कुछ और नहीं कहती है, इसकी कन्वर्जेंस है, थ्योरम 1 की कन्वर्जेंस है, यानी एकदम अपोजिट बात रहेगी। थ्योरम 1 ने हमें क्या कहा था कि अगर कोई साइड, 2 साइड्स में से कोई एक साइड बड़ी हो तो जो अपोजिट एंगल उसके बनेगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर थ्योरम 2 क्या कह रही है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर जो ग्रेटर एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने यानी उसके अपोजिट में प्रेजेंट होगी लॉन्गेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड जो है उसके अपोजिट में होगी, ठीक है। तो मान लो हमने ले लिया कि भाई एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है, हमें यही लेना है ना कि कोई ग्रेटर एंगल यानी एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा होगा। तो मान लो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है, हमने ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है तो एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी, यानी AC जो है वो AB से बड़ी होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 कंडीशंस लेंगे, प्रूफ कर लेते हैं हम लोग 3 कंडीशंस लेंगे। कंडीशन 1 या केस 1, केस 1 क्या है, लेट AC इज इक्वल्स टू AB। भाई क्या हो सकता है इन दोनों साइड्स के बीच में, क्या रिलेशन हो सकता है, 3 ही रिलेशंस हो सकते हैं, या तो AC AB के इक्वल होगी, या AC AB से बड़ी होगी, है ना, या फिर AC AB से छोटी होगी। यही 3 कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा तो कोई कंडीशन होगी नहीं। तो इन 3 कंडीशंस में से मैं तीनों कंडीशन लेके देखूंगी और देखूंगी कि मेरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो देखो मैंने पहली कंडीशन ले ली कि AC और AB इक्वल हैं एक दूसरे के। तो मैं जानती हूँ व्हेन
2 sides of a triangle are equal, then it is a isosceles triangle। भाई अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल हो जाती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल हुई हैं उन दोनों साइड्स का तीसरी साइड के साथ बनने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, बट हमने तो एंगल 1 को एंगल 2 से बड़ा ले लिया है। हमने तो कह दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर कंडीशन। हमारी कंडीशन तो यही है ना कि एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है पहले से। तो ये तो हमारी कंडीशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसी को अपोज कर रहा है ना। यानी कि ये तो हो नहीं सकता, AC और AB इक्वल हो नहीं सकती, क्योंकि AC AB इक्वल होंगे तो एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे, जो कि होंगे नहीं। यानी AC और AB विल नॉट बी इक्वल, हैंस AC विल नॉट बी इक्वल टू AB, नॉट इक्वल। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1 जो कि हमारा फेल हो गया। केस नंबर 2 लेके देखो। केस नंबर 2 में मैं ले लेती हूँ कि मान लो AC जो है वो AB से छोटी है। AC AB के इक्वल ले ली, AC AB से छोटी है मान लो, है ना। देन बाय थ्योरम 1, पिछली थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी थी वो कहती है कि अगर AB जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। फ्रॉम थ्योरम 1 एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 1। क्यों? अगर मैं कह रही हूँ AB बड़ी है तो थ्योरम 1 कहती है कि साइड बड़ी है उसके अपोजिट का एंगल बड़ा होगा। तो अगर AB बड़ी है तो उसके अपोजिट में एंगल 2 प्रेजेंट है, यानी ये बड़ा होगा, ये नहीं। एंगल 2 को एंगल 1 से बड़ा बता रहा है ये, लेकिन मैंने तो कंडीशन ली है कि एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। दिस ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स। Hence AC will not be less than AB। ठीक है, ये एक और चीज़ मैंने देख ली भाई। दो चीज़ें ली, AC AB के इक्वल लिया तो भी मेरे कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, AC को AB से छोटा लिया तो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तीसरी कंडीशन बच गई है, वो और कर लेते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम लोग इसे इरेज कर देंगे। चलिए, अब केस 3 ले लेते हैं। केस 3 है मेरे पास में, AC इस बार AB से बड़ी है। अगर AC AB से बड़ी है देन फ्रॉम थ्योरम 1 एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। अगर AC AB से बड़ी है, AC अगर AB से बड़ी है तो AC के अपोजिट वाला एंगल 1 जो है वो इसके अपोजिट एंगल से बड़ा होगा कि नहीं होगा। This satisfies our condition। Hence AC will be greater than AB। ठीक है, और अगर AC AB से बड़ी आ गई यानी हमने प्रूव कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड लंबी होगी। दो बातें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में अगर आपको एक बड़ा एंगल दे दे, कह दे कि भाई ये एंगल फला एंगल से बड़ा है तो उसके अपोजिट वाली साइड लंबी हो जाएगी। अगर कहते कि ये साइड लंबी है इस साइड से तो उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें इसको यूज़ करना है। तो चलिए थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है ये समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास में, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के अंदर जो सम ऑफ 2 साइड्स होगा वो ग्रेटर होगा तीसरी साइड से। मान लो कोई ट्रायंगल मैंने ले लिया ABC, तो इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो 3 + 4
7, ये ग्रेटर है 5 से, थर्ड साइड, अब ये इन दोनों का सम कर दे तो ये थर्ड साइड ये हो गई, इसकी क्या लेंथ है 5 है तो ये बड़ा है, ठीक है ना। अब भले 5 + 4 ले लो, 5 + 4 विल बी ग्रेटर दैन 3, 9 है, 3 से बड़ा ही होगा, ठीक है। या फिर 5 और 3 ले लो तो 5 + 3 8 विल बी ग्रेटर दैन 4, ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर दैन थर्ड साइड। ये काम कब आता है हमारे, ये तब आता है जब आपसे पूछ ले कि बताओ कोई ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है क्या। तो प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल मेरे पास में है ABC। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि कोई दो साइड्स, मान लो AB और AC जो है, मैंने दो साइड्स ली हैं, इनका जो सम है वो BC से बड़ा है, ये मुझे प्रूफ करना है। AB और AC दो साइड्स हैं और इन दोनों का सम जब मैं करूँ तो BC से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगी कि मैं BA जो लाइन है इसको एक्सटेंड करूँगी D तक, कुछ इस तरह से कि AD और AC इक्वल हो, यानी इस लेंथ को मुझे इस लेंथ की ही इक्वल करना है, तो मैं इसको इतना ही एक्सटेंड करूँगी कि इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। AD और AC इक्वल आ जाए, ये मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, AD = AC वाली, ठीक है। अब मैं प्रूफ करती हूँ। प्रूफ करने के लिए मान लो मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। यहाँ पे जो AD साइड है ये इस AC साइड के बराबर है। अगर ये AD साइड AC साइड के बराबर है तो ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों, सिंस AD इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। देन एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अगर AD और AC बराबर हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर यही होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। अब मैं पूरा ट्रायंगल ले लूँ, ये BCD, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल अगर मैं लूँ, इन ट्रायंगल BCD, मुझे बहुत जनरल सी बात पता है कि एंगल 2 + एंगल 3 जो है वह एंगल 1 से बड़ा ही होगा, नहीं सॉरी, एंगल 2 + एंगल 3 जो है वह एंगल 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। क्यों है ये बात, ये बात इसलिए है क्योंकि देखो एंगल 2 है और इसमें मैं कुछ एंगल 3 जोड़ रही हूँ, तो मैं अगर 5 में 7 जोड़ दूँगी तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 5 से बड़ा ही है, यही बात समझ में। तो एंगल 2 + एंगल 3 जो है एंगल 2 से बड़ा ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से मुझे पता है कि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 2 + एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से भी बड़ा होगा, ठीक है। एंगल 2 + एंगल 3 एंगल 1 से भी बड़ा हो जाएगा, क्यों भाई, एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है मेरे पास में। अब एंगल 2 + एंगल 3 कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो ये नज़र आ रहा है एंगल BCD है ये। और एंगल 1 कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, एंगल BDC, ठीक है। यानी मुझे पता चला कि एंगल BCD एंगल BDC से बड़ा है। अब देखो, अगर एंगल BCD एंगल BDC से बड़ा है, यानी ये एंगल अगर इस एंगल से बड़ा है, तो थ्योरम 1 पे अगर मैं जाऊँ, थ्योरम 1 छोड़ थ्योरम 2 पे अगर मैं आऊँ आप लोगों के पास में, तो थ्योरम 2 मुझे क्या कहती है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो सबसे लंबी होगी। तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, फ्रॉम थ्योरम 1 एंगल BCD एंगल BDC से बड़ा है, तो मैं लिख सकती हूँ कि BD जो है वो बड़ी होगी BC से, क्योंकि एंगल 1 के अपोजिट में BC है ना, और एंगल 2 + 3 जो BCD एंगल है इसके अपोजिट में BD है। तो ये अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये साइड इस साइड से बड़ी होगी, तो BD विल बी ग्रेटर देन BC। अब BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BA + AD लिख सकती हूँ, BA + AD ही BD है पूरी ये साइड, ठीक है, ग्रेटर है BC से, ठीक है। तो BA को मैं सीधा कर दूँ तो AB हो जाएगा, और AD AC इक्वल है, ये बात मैंने पहले इक्वेशन में बताई है, AD = AC। तो यहाँ पे मैं लिख क्या सकती हूँ, AC लिख सकती हूँ, ग्रेटर देन BC हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो उसमें जो दो साइड्स हैं, जो कोई भी दो साइड्स हैं उनका सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है।
तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी थ्योरम 4 क्या कहती है हमसे। थ्योरम 4 हमारी थ्योरम 3 की उल्टी है। क्या कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स, यानी किसी भी दो साइड्स, किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपको दी हुई हैं, उनका जो डिफरेंस है ना, वो तीसरी साइड से कम होगा। यानी कि कोई भी साइड है, कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास में ABC अगर है ना, तो मान लो फिर से वही लेते हैं 3, 4 और 5। तो कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस करो, मान लो AC और BC का करें तो 5 - 4 1 है, वो 3 से छोटा है। ठीक है, फिर से ले लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं, तो 4 - 3 1 है, वो हमारे पास में 5 से छोटा है। और 5 3 ले लेते हैं, तो 5 - 3 2 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, यानी ये बात मुझे समझ में आ गई कि जब मेरे पास में कोई भी एक ट्रायंगल दिया होता है तो उसमें जो डिफरेंस होता है दो साइड्स का, वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। तो मुझे यही चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि मान लो कोई ट्रायंगल ABC था मेरे पास में, इसमें AC जो साइड है, AC साइड, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ AB साइड को, तो इनका जो डिफरेंस है ये BC से कम होगा। ठीक है, तो मैं इस पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगी। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी कि मैं AC के ऊपर एक पॉइंट लूँगी D, है ना, और उसको इस B वर्टेक्स से जोड़ दूँगी। तो BD को मैं जोड़ दूँगी इस तरह से कि AB और AD जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, ये मैंने ले लिया है कि AB और AD मैंने इक्वल बनाए हैं। ठीक है, तो AB AD इक्वल है मेरे पास में, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल मैं ले लेती हूँ ABD, वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल? भाई दो साइड इसकी इक्वल है ना, AB और AD इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। देन क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। भाई ये साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसे। अब देखो, अब मुझे पता है कि जो ABD ट्रायंगल है, इसको मैं नहीं, चलो इसको लेनी, BDC को लेते हैं। BDC जो ट्रायंगल है, इसमें ये जो CD साइड है, इसको हमने A पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, यानी कि जो एंगल 2 है, ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है किस ट्रायंगल के लिए, BCD ट्रायंगल के लिए। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल ये DCB के, है ना। एंगल 2 इसके प्लस इसके इक्वल है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, एंगल 4 प्लस समथिंग एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 ऑफ कोर्स सी बात है एंगल 4 से बड़ा ही होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है भाई, तो बड़ा ही होगा। सो इन ट्रायंगल BDC एंगल 2 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसी तरह से मुझे मालूम चल जाएगा क्या, कि मेरे पास में जो एंगल 3 है ना, कौन से ट्रायंगल के अंदर बात कर रही हूँ मैं, ABD अब ट्रायंगल में बात कर रही हूँ। जो एंगल 3 है ABD के अंदर, ये AD साइड को मैंने C पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये एंगल 3 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो ये एंगल 3 जो होगा वो अपोजिट में प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल BAD, एंगल 1 और एंगल BAD के बराबर होगा। तो अगर मैं BAD को हटा दूँ तो एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD एंगल 3 जो है वो बड़ा है एंगल 1 से। ठीक है, इसको तो चलो इक्वेशन मत दो, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहती है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 2 से भी बड़ा हो जाएगा। अगर 1 और 2 बराबर ही हैं और 1 से बड़ा है तो 2 से भी बड़ा होगा। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 है ना एंड 4, देखो 3 2 से बड़ा है, 2 4 से बड़ा है ना। क्या हो रहा है, 3 2 से बड़ा है और 2 आगे 4 से बड़ा है। तो मैं जानती हूँ अगर A B से बड़ा हो, B C से बड़ा हो, तो ऑफकोर्स सी बात होती है कि A C से बड़ा हो ही जाता है ना। यानी एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। अब एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है। ठीक है, एंगल 3 जो है वो उसके अपोजिट की साइड कौन सी है मुझे बताओ, उसके अपोजिट की साइड कौन सी है, उसके अपोजिट की साइड है BC।
तो जो A3 के अपोजिट की जो साइड होगी फ्रॉम थ्योरम 2, एंगल 3 के अपोजिट की साइड जो BC है वो किससे बड़ी हो जाएगी, एंगल 4 के अपोजिट की साइड यानी CD से। देखो एंगल 4 के अपोजिट में सिर्फ CD साइड है, ठीक है ना, किससे बड़ी हो जाएगी, DC या CD लिख देते हैं, ठीक है। आई ना बात समझ में। थ्योरम 2 का यूज़ किया मैंने बताया था ना, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड सबसे लंबी होगी। तो एंगल 3 अगर बड़ा है तो ये जो साइड BC है इसके अपोजिट में ये बड़ी होगी, एंगल 4 छोटा है तो उसकी साइड वाली जो सामने उसके अपोजिट वाली जो साइड है DC वो छोटी होगी। अब BC तो ठीक है मेरे पास में, DC का मैं क्या करूँ, तो DC मुझे नज़र आ रहा है कि DC जो है वो AC माइनस AD है। इस पूरी लेंथ AC में से अगर मैं AD को निकाल दूँ तो कितनी बच जाएगी, DC बच जाएगी। तो मैं DC को लिख सकती हूँ AC माइनस AD, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी कहती है कि AD और AB इक्वल है, तो BC जो है वो बड़ी हो जाएगी AC माइनस AB से, और यही तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरम पे डिस्कस किया है, लेकिन थ्योरम को हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे नोट्स remedialeducationpoint.com पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।